फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एंड अभी हम 151 से 160 तक के इरिगेशन इंजीनियरिंग के गुप्ता एंड गुप्ता बुक के क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन 1 आज के दिन का 151, इंटरसेप्शन लॉस आर ड्यू टू विच टाइप, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, स्ट्रीम फ्लो or which type? The correct answer is only 1, 1 and 2, 2 and 3 and all of above. So let's see what is the evaporation friends. तो evaporation, interception, तो interception loss is that a part of a precipitation. interception loss एक पार्ट है precipitation का that falls on a plant, जो प्लांट पे गिरता है। अब प्लांट मीन्स हमारे जो छोड़ रहते हैं, हमारी ग्रीनरी रहती है, उस पर गिरता है। एंड डज नॉट रीच द ग्राउंड, जो कि वो ग्राउंड पे पहुंचता नहीं है। अब वो ग्राउंड पे पहुंचता नहीं है, दैट मीन्स एंड रिटार्ड द एटमोस्फियर, वो एटमोस्फियर में रिटर्न होता है। ओके, और किससे रिटर्न होता है? विद द इवापोरेशन। दिस टर्म एज अ इंटरसेप्शन लॉस। तो इंटरसेप्शन लॉस क्या रहता है कि जो इंटरसेप्शन लॉस का सीधा मतलब ये होता है कि जो वाटर हमारा प्लांट्स पे गिरता है वो इवापोरेशन होता है, और ये इवापोरेशन होता है और सीधा फिर से रिटर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में, उसे हम इंटरसेप्शन लॉस बोलते हैं। तो वी सी इंटरसेप्शन लॉस आर ड्यू टू विथ इवापोरेशन। सो ओनली आंसर इज ओनली 1, दैट वाई 151 का आंसर ए रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 में हमारा क्वेश्चन क्या है कि अ 6 आवर स्टॉर्म हैड 4 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड रिजल्टिंग रन ऑफ टी। हमारा यहाँ मैं आपको यहाँ पे डेटा भी लिखता रहूँगा, उसके कारण आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी हावर का स्टॉर्म है? टी इज 6, देन से रेनफॉल हमारा है पी इज 4 सेंटीमीटर रेनफॉल है, और रन ऑफ हमारा आर इज 2 आवर का रन ऑफ है। तो हम फाइंड करेंगे फाइव इंडेक्स, और वो जो फाइव इंडेक्स फाइंड करेंगे उसका आंसर इज द सेम वैल्यू द रन ऑफ ड्यू टू 10 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 12 आवर्स इन द कैचमेंट। तो उसमें हमें रन ऑफ फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से हम फाइव इंडेक्स फाइंड कर देंगे P माइनस आर अपॉन टी। तो हमारा 4 सेंटीमीटर रेनफॉल था, 2 आवर का रन ऑफ था, और टाइम हमारा 6 आवर था। तो उसका आंसर हमारा मिलेगा, फाइव इंडेक्स का आंसर हमारा मिलेगा 1/3 सेंटीमीटर पर आवर। ये यूनिट है फ्रेंड्स, याद रखनी है। और फिर जो हमें P माइनस आर अपॉन टी, तो यहाँ पे फाइव इंडेक्स की वैल्यू तो दी हुई है। अब हमें रेनफॉल दिया है 10 सेंटीमीटर, देन आर हमें फाइंड करना है, और टी हमें दिया हुआ है 12। तो उसको हम सिंप्लीकेशन करेंगे और उससे हमारा आर मिलेगा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो 152 में आंसर हमारा आएगा बी 6 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 153, Which of the following method is used to estimate flood discharge? फ्लड डिस्चार्ज के लिए कौन सी मेथड इसमें से यूज़ होती है? बेस्ड ऑन हाई वाटर मार्क्स लेफ्ट ओवर इन द पास्ट, जो हाई वाटर मार्क्स पे लेफ्ट ओवर इन द पास्ट पे डिपेंड रहती है। तो ऑप्शन है स्लोप एरिया मेथड, देन एरिया वेलोसिटी मेथड, देन हमारा ऑप्शन नीचे इसमें हम मेथड में स्लोप एरिया मेथड जो यूज़ होती है इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एस्टिमेट टू पीक डिस्चार्ज। यहाँ पे स्लोप एरिया मेथड यूज होती है पीक डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए। फ्लड इवेंट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ हाई वाटर मार्क्स आफ्टर द पासेज ऑफ फ्लड इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा फ्लड एस्टिमेट फॉर अ फ्लड डिस्चार्ज के लिए हमें, और सॉरी फ्रेंड्स, एस्टिमेट ऑफ फ्लड डिस्चार्ज और हाई वाटर मार्क्स के लिए हमें स्लोप एरिया मेथड यूजफुल होगी। ओके, देन नेक्स्ट, इन द मूविंग बोट मेथड ऑफ स्ट्रीम फ्लो
measurement, the following measurements are required. तो फ्रेंड्स पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन और उसका आंसर भी मिल जाता है कि मूविंग बोट मेथड किसके लिए यूज़ होती है, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो मूविंग बोट मेथड। वो किसको फाइंड करने के लिए होती है, वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड करंट मीटर, स्पीड ऑफ द बोट, डेप्थ एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द डेप्थ ऑफ रीडिंग। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे 154 में क्या है हमारा कि ये किसके लिए यूज़ होती है, तो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट मीटर एंड फ्रेंड्स डेप्थ एंड टाइम इंटरवल बिटवीन डेप्थ रीडिंग। ये स्पीड ऑफ द बोट फाइंड करने के लिए नहीं होती, ये वेलोसिटी, डायरेक्शन और डेप्थ और टाइम इंटरवल के लिए होती है। देन ए एंड 3 यानी कि 1 एंड 3 इज राइट आंसर, दैट्स वाई ए इज अ राइट आंसर। ओके 154 में ए इज अ राइट आंसर। Then next, to determine the discharge at a section in a stream from its rating curve, the required data is। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि रेटिंग कर्व किसके लिए यूज़ होता है, तो रेटिंग कर्व डिस्चार्ज एट अ सेक्शन इन अ स्ट्रीम के लिए रेटिंग कर्व यूज़ होता है। अब वो क्या होता है, उसके डेटा किस पे डिपेंड होते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट स्लोप ऑफ वाटर सरफेस एट द सेक्शन, स्टेज एट द सेक्शन, करंट मीटर रीडिंग एट द सेक्शन। तो यहाँ पे हमारा किसके लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल से स्टेज के लिए होता है, पर हम देख लेते हैं। रेटिंग कर्व इज अ ग्राफ, रेटिंग कर्व एक ग्राफ है, रेटिंग कर्व इज अ ग्राफ ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस स्टेज, ना बोला डिस्चार्ज वर्सेस स्टेज का एक ग्राफ है रेटिंग कर्व, और स्टेज फॉर गिवन पॉइंट ऑन स्ट्रीम, यूजुअली एट गेजिंग स्टेशन वेयर द एक्सिस एक्स where the stream discharge is measured across the stream channel with a flow meter. The rating curve is usually plotted at discharge versus stage of given point of stream. ओके तो ये किसके बीच का ग्राफ है, स्टेज एट द सेक्शंस के, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज ओनली ए राइट, दैट्स वाई सी इज अ राइट आंसर। ओके देन क्वेश्चन नंबर 156, द स्टेज ऑफ, अगेन उसका ही क्वेश्चन आया है, द स्टेज ऑफ रिवर कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ Q मीटर क्यूब पर सेकेंड एट द पॉइंट इज 10 मीटर एंड स्लोप ऑफ वाटर सरफेस इज 1/4000 एंड द डिस्चार्ज ऑफ फ्लड एट द सेम पॉइंट एंड सेम स्टेज ऑफ 10 मीटर विथ अ वाटर सरफेस ऑफ स्लोप 1/1000 विल बी। अब क्या है यहाँ पे हमें इक्वेशन है Q is proportional to under root S, so Q1 by Q2 is equal to under root S1 by S2। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, Q1 by Q2 is equal to under root S1 by S2। अब हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, Q1 is equal to only Q, then Q2 is equal to हमें फाइंड करना है, तो Q2 हमारा क्या आएगा, Q इंटू अंडर रूट 4, और जो कि हो हमारा आएगा अंडर रूट 4 का सिंप्लीकेशन करेंगे तो 2 आएगा, तो 2Q, यानी कि Q2 इज इक्वल टू 2Q इज अ राइट आंसर, दैट्स वाई सी, आई थिंक सी इज अ राइट आंसर। 156 सी इज अ राइट आंसर। देन 157, द स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, वो स्ट्रीम को उसका कोई बेस फ्लो नहीं रहता, उस स्ट्रीम को हम क्या बोलेंगे, पेरेनियल स्ट्रीम, इंटरमिटेंट स्ट्रीम या एफहेमेरल स्ट्रीम्स। ओके अब बेस फ्लो क्या होता है, इट इज़ अ सब सरफेस फ्लो, बेस फ्लो एक सब सरफेस फ्लो है एट द सोलर डेप्थ, वो सोलर डेप्थ पे रहती है। अब वो ग्राउंड वाटर टेबल ज्वाइनिंग नियर बाय द स्ट्रीम्स। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये ग्राउंड है और इसके नीचे और ये ग्राउंड वाटर टेबल है, अब ये दोनों के बीच में जो फ्लो बहता है, यानी कि ज़मीन से नीचे, यानी कि सोइल से नीचे और ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर, ये जो फ्लो रहता है उसे सब बेस फ्लो कहते हैं। अब
बेस फ्लो कौन से फ्लो में रहता है वो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। तो ग्राउंड वाटर फ्लो क्या होता है? तो ग्राउंड वाटर इज अ डीप सब सरफेस फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, ओके, बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल जॉइनिंग अ नियर बाय द स्ट्रीम और स्प्रिंग। ये ग्राउंड वाटर टेबल रहता है और स्ट्रीम और स्प्रिंग को ज्वाइनिंग कर देते। एंड वन मोर थिंग, पेरेनियल स्ट्रीम्स। अब देन पेरेनियल स्ट्रीम्स क्या होती है? पेरेनियल स्ट्रीम्स आर अ डिफरेंट टू इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स। वो एक डिफरेंट टाइप की इंटरमीडिएट स्ट्रीम होती है विच आर नॉर्मली स्टॉप फ्लोइंग। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि पेरेनियल स्ट्रीम होती है उसमें उसमें 12 महीना यानी कि 12 मंथ्स फुल विथ वाटर, वो पूरी की भरी रहती है, वो बारिश पे डिपेंड नहीं रहती। पहली बात यानी कि पेरेनियल स्ट्रीम वो फुल टाइम पानी से भरी रहती है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्ट्रीम क्या होती है कि वो नॉर्मली जब बारिश आती है वीक के यानी कि उसमें पानी वीक या मंथ भर में ही रहता है, पूरे साल में वीक और मंथली ही रहता है। उसके बाद एपहेर्मल स्ट्रीम कि जिसमें बहुत फ्यू घंटे के लिए या फ्यू दिन के लिए पानी रहता है, यानी कि आपको पता चल गया। अब उसमें क्या होता है कि सभी का एक ग्राफ बनता है, जैसे कि पेरेनियल स्ट्रीम है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा क्योंकि उसमें पानी रहता ही है, तो इस तरह से का उसका ग्राफ रहेगा। उसके बाद इंटरमिटेंट स्ट्रीम है तो उसमें थोड़ा कुछ टाइम पानी रहता है, फिर पानी रहता है, फिर थोड़ा कुछ टाइम नहीं रहता, फिर रहता है। और एपहेर्मल स्ट्रीम में क्या होता है कि पानी बहुत कम रहता है, इसलिए बेस फ्लो किसका नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपहेर्मल स्ट्रीम का एपिमेरल स्ट्रीम का पानी उसमें नहीं रहेगा, यानी कि बेस फ्लो में कंट्रीब्यूशन किसका नहीं रहेगा? एपिमेरल का नहीं रहेगा, ओके। 157 में सी इज अ राइट आंसर। देन डी then 158 द फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। फ्लो मास कर्व किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो फ्रेंड्स वो कम्युलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो 158 में भी ऑल्सो सी इज अ राइट आंसर। Then 159, if the demand line drawn from a ridge in a flow mass curve does not intersect the curve again, it indicate that वो क्या इंडिकेट करता है? डिमांड लाइन ड्रोन वो क्या इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन ए, डिमांड कैन नॉट बी मेट बाय इनफ्लो, रिजर्वायर वॉज नॉट फुल एट द बिगिनिंग, देन सी बोथ ए एंड बी, देन डी नन ऑफ अबो। तो 159 में फ्रेंड्स डिमांड लाइन ड्रो इस डिमांड कैन नॉट बी मेट अप बाय इनफ्लो, ओके। ये डिमांड पे डिपेंड नहीं करता, ओके। तो ए इज अ राइट आंसर। इसमें एक ही सेंटेंस में इसका जवाब हम दे सकते हैं कि डिमांड लाइन ड्रोन फ्रॉम रीड्स इन अ फ्लो मास कर्व डज नॉट बी मीट बाय इनफ्लो। फ्रेंड्स ये इनफ्लो पे डिपेंड नहीं करती है, इसका सिंपली हम यही कह सकते हैं, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 160 में फ्रेंड्स क्या है कि हमारा द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब, यानी कि रिसेशन लिम्ब ऑफ हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स। अब हाइड्रोग्राफ में 3 लिम्ब होते हैं, या हमारा राइजिंग लिम्ब होता है, पिक पॉइंट होता है और रिसेशन लिम्ब होता है। वो किस पे डिपेंड होता है? तो पहले तो हाइड्रोग्राफ क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद 3 उसके स्टेज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि रीजनल लिम्ब कौन से में रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हाइड्रोग्राफ ऑफ कैचमेंट प्रोड्यूस बाय स्टॉर्म इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज रेट, यानी कि डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोग्राफ, ओके। उसमें और उसका शेप इन्वर्टेड यू टाइप का रहता है फ्रेंड्स। इन्वर्टेड यू इसका हाइड्रोग्राफ का शेप इन्वर्टेड यू टाइप का रहता है कुछ इस तरह से, ओके। देन उसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक राइजिंग लिम्ब होता है, और देन पिक और क्रेस्ट सेगमेंट, देन फॉलिंग यानी कि रिसेशन लिम्ब होता है। अब राइजिंग लिम्ब क्या होता है? इट इज़ द एस्केडिंग कर्व, एक ऊपर यानी कि उसमें वैल्यू बढ़ती जाती है, एस्केडिंग कर्व पोर्शन ऑफ हाइड्रोग्राफ। द राइजिंग लिम्ब राइज स्लोली इन द अर्ली स्टेज,
ये राइजिंग लिम्ब स्लोली राइज होता है अर्ली स्टेज में of the flood but more rapidly toward the end portion of the shape. Rising limb depend on the duration and intensity of distribution of rainfall. ये ड्यूरेशन और रेनफॉल की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. अर्ली स्टेज losses is more and water reach up to the stream faster. यानी कि पहले स्टेज में लॉसेस ज़्यादा होते हैं और लॉसेस होने के कारण जो वाटर हमारा होता है वो रन ऑफ होके स्ट्रीम में चला जाता है. ये पहले हमारे राइजिंग लिम्ब है. उसके बाद फ्रेंड्स राइजिंग लिम्ब के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है यानी कि ए बी होता है, हमारा ए और बी होता है वो राइजिंग होता है. उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा पोर्शन होता है वो रहता है बी और सी हमारा होता है, वो रहेगा हमारा क्रेस्ट सेगमेंट रहेगा. ओके. देन हमारा तीसरा पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं फॉलिंग लिम्ब. सी और डी का रहता है वो हमारा रहता है फॉलिंग लिम्ब. ओके. इस तरह से हमारा और तीसरा लास्ट वाला रहता है डी एन, वो हमारा रहता है बेस फ्लो रिजेशन. बेस फ्लो रिजेशन लिम्ब रहता है. तो कुछ इस तरह से हमारा रहता है. ओके. अब उसमें हमको क्या बोला है, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट होता है उसमें डायरेक्ट रन ऑफ हो जाता है फ्रेंड्स. तो इसमें हमें क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि द शेप ऑफ रिजेशन लिम्ब. रिजेशन लिम्ब में शेप हाइड्रोग्राफ किस पे डिपेंड होता है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो डिपेंड होता है. ओके. तो 160 में हमारा आंसर आया है ए इज़ अ राइट आंसर. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. मैं पूरा ट्राई करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं मेहनत भी करता हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स.